फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें कॉमन एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम एंड फ्रेज और फिलर भी है। आइए इसे एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं और आपको बताते हैं कि एरर कहां हुआ और क्यों हुआ और किस वर्ड का क्या मीनिंग है, कैसे इसे हम बनाते हैं। तो आइए इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन है, अनलेस टू और मोर मेंबर ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि जब कभी भी जिडेंट का प्रयोग होता है, जिडेंट मतलब होता है बिफोर वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे कमिंग, गोइंग, ज्वाइनिंग, ईटिंग, इटीसी, तो उसके पहले अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो वह प्रोनाउन पोसेसिव फॉर्म में होगा। ऑप्शन बी में देखिए, हिम ज्वाइनिंग है, जो सही नहीं है। हालांकि आजकल के मॉडर्न ग्रामर में हिम ज्वाइनिंग भी चलता है, लेकिन जब कभी भी अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आवे तो हमेशा याद रखिए कि जिडेंट के बाद हमेशा पोसेसिव जो अधिकार सूचक हो, जैसे आई का होता है माई, ही का होता है हिज, यू का होता है योर, वी का होता है आवर, इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए बिफोर के पहले। तो यहां देखिए क्या है, हिम है। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो गलत है। यहां क्या होना चाहिए? हिज। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। देखिए, I was surprised and pleased सही है कि मैं आश्चर्यचकित था और खुशी था जब मुझे इन्फॉर्म किया गया। क्या? जब मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मैं कॉन्टेस्ट जीता हूं, यानी मेरे कॉन्टेस्ट जीतने का इन्फॉर्म किया गया। मेरे कॉन्टेस्ट जीतने का यानी मेरा अधिकार बता रहे हैं, जीतने पर मेरा अधिकार है। अधिकार सूचक प्रोनाउन का यहां प्रयोग होना चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि जब भी हम बिफोर का प्रयोग करें तो उससे पहले आने वाला प्रोनाउन हमेशा पोसेसिव फॉर्म में होता है। यहां भी देखिए, विनिंग क्या है? विन का बिफोर विनिंग होता है, तो यहां होना चाहिए माई, ना कि मी, इसीलिए यहां गलती है। क्या हो जाएगा? When I was informed of my winning the contest, इसीलिए ऑप्शन बी यानी 2 सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, neither of them are going to attend the party on 10th October। friends, I have explained it many times। जब कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट neither, either, each, every, everyone, everybody, each and every इस तरह का प्रोनाउन हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि इसे सिंगुलर माना जाता है। और पहले की वीडियो में हम इसे बता भी चुके हैं। ईच और एवरी का यूज हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो, आप उसे जाकर देखेंगे तो आप इसे एक्सप्लेन हो जाएगा। साथ ही नीदर, इधर इसका यूज कैसे हम करते हैं, इसका वीडियो अपलोड है, आप इसे डिटेल यूज के लिए देख सकते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहां आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि नीदर यहां सब्जेक्ट है, नीदर ऑफ देम, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया? नीदर हो गया। तो इसके साथ जो हो रहा है तो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जब यहां क्या है? प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए? यहां इज होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी में गलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, he walked 5 miles which are really a great distance। friends, 5 miles, 5 kilos, जब इस सब का प्रयोग हम एज ए यूनिट करते हैं, एक करते हैं, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर एक अच्छा दूरी हो जाता है, तो 5 किलोमीटर एक अच्छा दूरी मतलब उसे हम यूनिट कर लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं, इसीलिए वह क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। यहां उसी का प्रयोग किया गया है। He walked 5 miles which is, मतलब 5 miles एक यूनिट हो गया और इसे सिंगुलर माना जाता है
क्योंकि हम कहते हैं कि 5 माइल से अच्छा दूरी हो जाता है, इसीलिए 5 माइल के लिए व्हिच का प्रयोग किया। इसके बाद आने वाला वर्ब आर के बदले में इज होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 5 माइल्स व्हिच इज रियली ए ग्रेट डिस्टेंस। इस तरह से आंसर पहला ए होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए मेजरमेंट, डिस्टेंस, स्पेस, ये सब अगर एक यूनिट हो जाए, भले ही वो प्लूरल दिखता हो, लेकिन उसे सिंगुलर माना जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। He was so inquisitive that he rose many questions in the class. Friends, I have already uploaded the video about much and many. हम बता चुके हैं कि much और many का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। यहां देखिए क्या है, दैट के बाद he rose many questions, यह ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चंस, उससे पहले प्रयोग किया गया many का, जो गलत है। चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले हम many का प्रयोग या much का प्रयोग नहीं करते, उसके बदले क्या प्रयोग करते हैं? उसके बदले प्रयोग करते हैं a lot of, a great deal of, a good many, etc. तो यहां गलती हो गया बी में। ठीक है, तो मेनी के बदले हम ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मेनी, इटीसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, तो मेनी के बदले हम ए लॉट ऑफ या ए ग्रेट मेनी, इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 5 का आंसर बी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। He was born of poor parents. Friends, बियर मतलब ढोना भी होता है, सहना भी होता है। बियर का विपरीत दो तरह से होता है, BORN और BORNE। जब हम BORNE बॉर्न का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है ढोना से आया, सहना एक्सप्रेस में। लेकिन जन्म लेना इस में प्रयोग करते हैं तो उसका भीतरी होता है बॉर्न। बियर मतलब पैदा करना भी होता है। तो जब बियर का हम भीतरी प्रयोग करते हैं तो उसका होना चाहिए BORN नहीं, इसीलिए क्या होना चाहिए? ही वॉज बॉर्न होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Some days ago he said that he will come to meet you in the morning. Friends, this problem is also explained by me many times. हम बता चुके हैं ये नरेशन का प्रॉब्लम है। नरेशन में क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी होगा ही नहीं। तो यहां देखिए क्या है, सम डेज अगो ही सेड, ये पास्ट में हो गया, उसमें क्या है दैट है। इसके बाद जो भी आएगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं हो पाएगा, जो भी होगा पास्ट में होगा। तो यहाँ विल का प्रयोग जो किया फ्यूचर में वो गलत है। तो हो क्या जाएगा, विल के बदले यहां पर प्रयोग हम करेंगे वुड कम, क्योंकि क्या होता है पास्ट में जाने पर वुड का प्रयोग हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां, ही सेड दैट ही वुड कम टू मीट यू इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि सेड के बाद हम फ्यूचर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो विल का पास होता है वुड। नाउ क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. Friends, where had he gone, यहाँ सब्जेक्ट के पहले had का प्रयोग किया गया है, जो यूनिवर्सल होता है। और ये सही है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। जैसे where are you going, तो where के बाद आर हुआ है, उसका सब्जेक्ट आया है यू। क्यों? यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं सब। लेकिन इस सेंटेंस में यह एक्चुअली क्वेश्चन है नहीं। क्यों? क्योंकि यह
रिपोर्टेड स्पीच है, ही आज पहले हम कर चुके हैं, उसके बाद हम पूछ रहे हैं। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तब वो पता चलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन नहीं होता है, यानी इन्वर्सन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम ऑलरेडी, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, किसी को बताया हुआ चीज हम बोलते हैं, तो जो क्वेश्चन कोई और कह रहा था उसको हम बताते हैं सीधा वर्ड में, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं होकर सिर्फ स्टेटमेंट हो जाता है, इसीलिए वहां इन्वर्सन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड, या तो हट के यहां आ जाएगा, वेयर हैड यू गॉन, यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, वेयर हैड ही गॉन। क्या हो जाएगा, वेयर ही हैड गॉन। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी में गलती है, इन्वर्सन यहां नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, although I am playing cricket for more than 3 years, friends, I have told you कि जब किसी वक्त ये पता चले कि काम बहुत पहले शुरू हुआ और अभी तक हो रहा हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ क्या कह रहा है कि 3 साल से अधिक मैं खेल रहा हूं, अर्थात 3 साल पहले खेलना शुरू किया और अभी भी खेल रहा है, तो क्या होना चाहिए किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ क्या प्रयोग किया है, एम का प्रयोग किया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, होना चाहिए have been, I have been playing, right? इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पहला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, I don't know where could he have gone so early in the morning. Friends, again the same questions, inversion has been taken place, that's after where could has been used helping verb and thereafter subject he, that is inversion. It is not correct because this is not questions. This is not direct questions. That's why it should be done inversion. That means after where subject he should be used, thereafter could. यानी where के बाद he होना चाहिए, तब could होना चाहिए, या could पहले और he बाद में नहीं होना चाहिए, इन्वर्सन नहीं होना चाहिए। तो गलती यहाँ है, इसे हम क्या करेंगे, could का स्थान चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ आना चाहिए, right? Where he could have gone so early. इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द ऑफिसर्स हु वेयर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वेयर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। कहना ये कह रहा है कि ऑफिसर्स जो इंस्पेक्शन पर थी इस फैक्ट्री में, वो बहुत सारे चीज खोजे, बहुत सारी विषमताएं खोजे। तो सेंटेंस एक्टिव में है, ये डिस्कवर कौन करता है, ये ऑफिसर करता है। ये ऑफिसर क्या करता है, डिस्कवर करता है, लेकिन सेंटेंस पता चलता है कि ऑफिसर डिस्कवर किया गया, ये पैसे बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्या है, हु वेयर ऑन इंस्पेक्शन दिस फैक्ट्री आया है ऑफिसर के लिए, द ऑफिसर हु वेयर ऑन इंस्पेक्शन दिस फैक्ट्री, यहाँ है जो इस फैक्ट्री के इंस्पेक्शन में थे, और फिर यहाँ जो वेयर का प्रयोग ऑफिसर के लिए प्रयोग हुआ है, तो द ऑफिसर वेयर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज, जो गलत है, चूंकि पैसिव हो गया। इसका मतलब हो गया कि ऑफिसर को खोजा गया, सो नहीं कहना जा रहा है कि ऑफिसर खोजा, तो यहाँ क्या करेंगे, हम वेयर का प्रयोग हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स whether they could tell the name of the man who had been invented a steam engine. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में वही गलती है। ऑप्शन सी में देखिए, टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन इन्वेंटेड, मन कह रहा है कि उस आदमी का नाम बताइए जो आविष्कार किया गया था। जो आविष्कार किया गया था नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, जो आविष्कार किया था। तो द मैन हु हैड इन्वेंटेड, यहां बिन का प्रयोग गलत है, बिन का प्रयोग गलती कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड इन्वेंटेड स्टीम इंजन। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। फ्रेंड्स, मच और मेनी के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम बताए हैं कि मच का प्रयोग कहां और मेनी का प्रयोग हम कहां करेंगे। यहां देखिए
ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स द गैलेक्सी। स्टार्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन की जब भी प्रयोग करते हैं बहुत सी चीज में, तो मैनी का प्रयोग होता है, मच का नहीं। और कहना है कितना आम, तो हाउ मेनी मैंगोज। कहेगा कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। यहाँ स्टार क्या है? काउंटेबल है, इसलिए क्या हो जाएगा? हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मच नहीं। इसीलिए ये मच का प्रयोग यहां पर गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2 इज राइट आंसर। यहां क्या हो जाएगा? हाउ मेनी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. Friends, few is used before countable noun and after few noun should be always in plural form. यहाँ देखिए a few के बाद क्या है? वर्ड है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ क्या होना चाहिए? वर्ड्स होना चाहिए। a few words of gratitude ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होना चाहिए, राइट। नाउ 15। We have been playing football for 10 years ago. Friends, यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट से प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां गौर कीजिए 10 years ago। हम प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम बताए हैं कि कब फेस का और कब फॉर का प्रयोग होता है। अगर आप वो देख लेंगे तो यहां पर गलती आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब हम उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो जब रहता है तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। यहां 10 इयर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ एगो लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए सिंपल क्या प्रयोग होगा? सिंस का। ठीक है, हम बता चुके हैं कि बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस, व्हाइल बिफोर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर। In this sentence, 10 years ago is point of time. So here since should be used, not for. तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। यह क्या होना चाहिए? Since, right? Friends, question number 16 to 20. There is interference. You will have to choose the word which is opposite in the meaning. तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? एक्सप्लिसिट। ये देखिए एक्सप्लिसिट, इसका अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। अब इसका उल्टा क्या होगा? तो पहले 4 ऑप्शन देखिए। पहला क्या है? एल्यूसिव। इसका मतलब होता है बच के निकलने वाला, फिसलने वाला, तो ये होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है अल्यूसिव। इसका मतलब होता है किसी तरफ इशारा करने वाला, किसी तरफ इंगित करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है एम्बिडेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ को इक्वली यूज करता हो, बाएं हाथ को भी दाएं हाथ को भी, तो ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है। लास्ट समझ गया एम्बाइग्यूअस। इसका मतलब होता है संदिग्ध, मतलब कंफ्यूजिंग, क्लियर नहीं, अस्पष्ट। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद एक्सप्लिसिट का एंटोनिम्स एम्बिग्यूअस सटीक मालूम पड़ता है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो 16 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। स्विंडल। स्विंडल इसका मतलब होता है ठगना, फुसलाना, छलना। अब इसका उल्टा खोजना है। अब देखिए ऑप्शन क्या है? पहला इंसर्ट। इंसर्ट मतलब होता है कहीं पर किसी चीज को सेट करना, लगाना। मिस एप्रोप्रिएशन होता है दुरुपयोग। ड्यूप पद होता है धोखा देना, ठगना। ड्यूप पद होता है धोखा देना, ठगना। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सटीक नहीं है। अब नंबर डी ऑप्शन ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो ठगने का अपोजिट है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। स्ट्रेंजमेंट इसका मतलब होता है अलगाव, बिखराव, किसी से डिपार्चर, मतलब किसी से मोह भंग होना। अब आइए इसे ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अलियनेशन। इसका मतलब ये होता है किसी से चित्त हट जाना, यानी किसी से मन हट जाना, किसी के प्रति प्रेम या स्नेह नहीं रह पाना, उसे अलग हो जाना। तो पहला ऑप्शन सटीक लगता है, लेकिन हम लोगों को 4 ऑप्शन देखना है, उसके बाद दूसरे लेना है कौन सा आंसर सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा रहता है
कि जो सबसे सटीक हो, जो सबसे नियरेस्ट हो। तो ऑप्शन बी देखिए, रिकंसिलिएशन। इसका मतलब क्या होता है? समझौता, समझौता करना, मेल मिलाप करना। तो ये इंटोनिम्स लग रहा है, लेकिन अभी और ऑप्शन देखते हैं। एंटागोनिज्म, इसका मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी से दुश्मनी होना, दुश्मनी या विरोध। ऑप्शन डी, डिसअफेक्शन, मतलब किसी से प्रति प्यार नहीं रहना। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों लगभग सिनोनिम्स है एस्ट्रोजन का। मुझे खोजना है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स सिर्फ बी नजर आ रहा है, इसीलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी। नाउ 19, जर्मन, इट मीन्स सुसंगत, किसी से संबंधित। अब इसे ऑप्शन देखिए, इम्पॉसिबल, जो इससे कोई मेल नहीं खा रहा है। लॉजिकल, तार्किक, जर्मन मतलब होता है सुसंगत, तो दोनों लगभग सिनोनिम्स है, ये भी नहीं होगा। इररिलेवेंट, ये है असंगत, मतलब जिससे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो, तो ये इसका सिनोनिम एंटोनिम्स हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी बाकी उसको देख लीजिए। इररिस्पांसिबल, लापरवाह, तो ये भी सच नहीं हो रहा है। तो चारों से देखने के बाद इररिलेवेंट जो है वही सटीक हो रहा है एंटोनिम्स जर्मन का, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी। नाउ 20, स्ट्राइडेंट, इसका मतलब होता है मजबूत और बुरा। स्ट्राइडेंट का प्रयोग वॉइस के लिए भी होता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि ही हैज स्ट्राइडेंट वॉइस, इसका मतलब होता है कि वह, उसका आवाज जोर है और कर्कश है, बुरा है, जोर से लाउड है और बुरा है। अब इसके बाद ऑप्शन देखिए, स्ट्राइडेंट मतलब डिट भी होता है, मतलब स्टेबल भी होता है। अब इसके हिसाब से हमको ऑप्शन खोजना है। पहला ऑप्शन क्या है? मीनेस, इसका मतलब होता है खतरा, जो इससे संबंधित नहीं है। स्टेबल, टिकाऊ, तो स्टेबल लगभग सिनोनिम्स है, तो ये भी नहीं होगा। म्यूजिकल, संगीत प्रिय, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है डी, प्लीजेंट, मतलब होता है आनंददायक। इसका मतलब क्या बताया है? लाउड और अनप्लीजेंट, तो ये इसका जस्ट एंटोनिम्स है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 you will have to choose synonyms, that means nearest near meaning। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लाउड, LAUD, लाउड। फ्रेंड्स, लाउड मतलब होता है प्रशंसा और जोर से भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन है प्रेज, प्रशंसा, ये लगभग सेम मीनिंग है। ऑप्शन बी है इम्फेटिक, मतलब जोरदार पूर्वक, जो सही नहीं है। तीसरा है राउडी, इसका मतलब होता है हल्ला उल्ला करने वाला, उदंड टाइप का, ये भी नहीं होगा। बोस्टरस, कोलाहल या शोर करने वाला। तो ऑप्शन सी, डी और बी इससे कोई संबंधित नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ लाउड, क्योंकि लाउड मतलब प्रशंसा भी होता है और प्रेज मतलब भी प्रशंसा होता है। तो 21 का ए सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक, कुछ देर के लिए या तेजी से गुजरने वाला। फ्लीटिंग मतलब क्षणिक या तेजी से गुजरने वाला। नाउ कम टू द ऑप्शन, कंप्लीट, संपूर्ण, ये संबंधित नहीं है। मोमेंटरी, क्षणिक, ये इससे संबंधित है, लेकिन हम लोगों को चारों ऑप्शन देखना है। रेडी, तैयार, ये भी सही नहीं है। लास्टिंग, जो देर तक टिके, ये तो एंटोनिम्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का सिनोनिम किया जाएगा मोमेंटरी, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी का ही मीनिंग फ्लीटिंग से मेल खाता है। नाउ 23, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना, सही करना। अब ऑप्शन पहला देखिए, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, जो सही नहीं है। करेक्ट, सुधार करना या सही करना, ये सही है। ऑप्शन सी, रिड्यूस, घटाना, जो उससे मेल नहीं खाता है। पेसिफाई, शांत करना, ये भी सही नहीं है। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा बी, करेक्ट। नाउ 24, इंडिग्नेंट, इसका मतलब होता है गुस्सा, क्रोधित। इंडिग्नेशन मतलब होता है क्रोध, उसी से बना है इंडिग्नेंट, जिसके पास क्रोध हो यानी गुस्सा हो, तो जो क्रोधित होता है उसके पास क्रोध होता है। तो इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित, गुस्सा, नाराज। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या है। यूजलेस, ये सटीक नहीं है, इससे कोई मेल नहीं होता है। ऑप्शन बी,
एक्सएस्परेटेड, इसका मतलब होता है कि चिड़चिड़ा, नाराज। तो ये इसका मीनिंग इंडिग्नेंट से मिलता जुलता है, लेकिन मुझे चारों ऑप्शन देखना है, तब पता करेंगे कि कौन नियरेस्ट है। ऑप्शन सी स्काउंडल, बदमाश, परेशान करने वाला, ये नहीं लग रहा है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। और इनडिसेंट, हरीफ, बदमाश, अभद्र, तो ये भी उसी मेल नहीं खाता है। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन बी एक्सएस्परेटेड इज द नियरेस्ट वर्ड टू इंडिग्नेंट, तो ये सेंटेंस है 24 का आंसर बी इज करेक्ट। नाउ 25 सब्टरफ्यूज, इसका मतलब होता है धोखा, चल किसी को कुछ दिखा के कुछ कर देना, ठगना, इस तरह से इसमें। अब इस चार ऑप्शन पे देखिए, स्ट्रेटजेम, स्ट्रेटजी बनाया स्ट्रेटजेम, इसका मतलब होता है छल, तो ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन चारों ऑप्शन देखना है। एलिवेटेड, उठा हुआ, बढ़ा हुआ, तो इसका कोई संबंध नहीं है। डिनंसिएशन, किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी का निंदा करना, ये भी सही नहीं लग रहा है। श्वेब, शांत व्यक्ति, शांत संयमी, तो इसका भी मीनिंग सब्टरफ्यूज से मेल नहीं खाता है। तो चारों से देखने के बाद ऑप्शन ए, जिसका मतलब होता है छल, वही संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 to 35 you will have to choose the correct meaning of item and phrase. Okay? जो आइटम में फ्रेज दिया गया है, अगर उसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसको सही सही बना सकते हैं। अगर उसमें दिया गया वर्ड का मीनिंग आप जानते हो तो उस वर्ड का आप भाव निकालिए और उससे मीनिंग पकड़िए, तो आपको पकड़ा जाएगा, आप सही आंसर दे सकते हैं। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कैसल्स इन द एयर, कैसल्स होता है पुल या घर तरह का कुछ निर्माण करना। इन द एयर, हवा में पुल बनाना। अब बताइए हवा में पुल बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या होगा? हवा में पुल बनाना मतलब ऐसा चीज सोचना जो संभव नहीं हो, जो प्रैक्टिकल नहीं हो, राइट। अब ऑप्शन देखिए, डे ड्रीम, दिन में सपना देखना, या ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज, मतलब ऐसा आशा या ऐसा इच्छा जो रियलाइज नहीं हो सकता, जो हो नहीं सकता है। एग्जैक्टली यही बोल रहा है, हवा में पुल बनाना तो यही होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए होगा, लेकिन हमें चारों ऑप्शन देखना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ट्रबलसम लैप, ये सही नहीं लग रहा है। टू ग्रेपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, ये भी सही नहीं लग रहा है। और नाउ ऑप्शन डी इज ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए डुप और टूल, किसी व्यक्ति को दुरुपयोग करना टूल, किसी इसमें टूल के रूप में, ये भी सही लग रहा है। तो सभी मीनिंग को देखने के बाद पता चल रहा है कि कैसल्स इन द एयर, जिसका भाव के अनुसार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ही सही होगा, और रियली इसका आंसर ए होता है। तो आप देख लिए कि जो आइटम दिया हुआ है, अगर उसका मीनिंग नहीं आता है, लेकिन उसमें दिए गए वर्ड का मीनिंग अगर जानते हैं, तो उससे हम अर्थ निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सही बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, बिट अबाउट द बुश, बिट मतलब पीटना होता है, बुश मतलब झाड़ी होता है, अबाउट होता है झाड़ी के चारों ओर। तो झाड़ी के चारों ओर कैसे पीट सकते हैं? नहीं पीट सकते हैं। झाड़ी के चारों ओर कैसे पीट सकते हैं? नहीं पीट सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक काम करते हैं, घुमा के करते हैं, सेंस ये आता है। इसका अर्थ होता है घुमा फिरा के बोलना, एक ही बात बोलना लेकिन घुमा के बोलना। तो अब ऑप्शन देखिए, टू टॉक इन राउंड अबाउट, ये सही बोल रहा है। सर्कल लोकेशन मतलब यही होता है कि घुमा फिरा के बातचीत, इनडायरेक्टली कुछ बोलना। ऑप्शन बी है टू हिट फ्रॉम इनसाइड द बुश, ये एकदम सही नहीं है, क्योंकि इसका कहने का अर्थ क्या है कि बुश के चारों तरफ मारे, ऐसा नहीं है, बुश के अंदर ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन सी है टू एम एट एन एनिमल इन द बुश, ये भी सही नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बोलना, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, एज यू नो दैट, हर नस को खींचना, हर नस को तानना, इसका मतलब क्या होता है कि हर संभव प्रयास करना, इसका भावार्थ निकलता है। अब इसका ऑप्शन देखिए, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, बिल्कुल सही है, इसका मतलब है अधिक अधिक प्रयास करना, दिस इज द राइट आंसर आई थिंक। लेकिन ऑप्शन चारों देखिए, बी में क्या है? टू फील वीक एंड टायर्ड, ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए ये गलत है। टू बी ए डिलिजेंट वर्कर, अच्छा वर्कर होना, ये भी सही नहीं है। टू बी मेथोडोलॉजिकल इन वर्क, ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन 28 का आंसर ए इज राइट। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, आपको पता है मरे हुए घोड़ों को चाबुक मारना, इसका मतलब क्या होगा? चाबुक घोड़े क्यों मारा जाता है?
घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए। तो घोड़ा मरा हुआ है, चाबुक मार रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे का एक्शन का कोई भी फल निकलने वाला नहीं है। तो इसका भावार्थ यह होता है कि मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना यानी अपना मेहनत बेकार करना। अब ऑप्शन देखिए, टू व्हिप ए डेड हॉर्स, ये तो एग्जैक्टली शब्द का शब्द दे दिया जो कि सही नहीं है, क्योंकि आइटम ऑफ फ्रेज क्या होता है, लिखा कुछ और रहता है, मीनिंग से कुछ और रहता है। दूसरा टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ये थोड़ा मिल जाता है लेकिन सही नहीं है। इसको ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन सी है टू वास्ट वंस एफर्ट, अपना प्रयास व्यर्थ करना, ये सही लग रहा है। ऑप्शन डी है टू टेक एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस, ये भी नहीं सही लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी और बी में एक हो सकता है। अब दोनों में डिसाइड कीजिए। बी में ऑप्शन है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, माने असंभव चीज करने का प्रयास करना, और सी है अपने एनर्जी बर्बाद करना। तो मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना मतलब हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कुछ होने वाला नहीं है, असंभव चीज हम कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि असंभव चीज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मेरा एनर्जी बर्बाद होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द नियरेस्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है कि अपना एनर्जी बर्बाद करना, ऐसा काम करना जिससे कोई फायदा नहीं हो। राइट। क्वेश्चन नंबर 30, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, किसी को अपना साफ एरी दिखाना, मतलब क्या कि हम वहां से मेरा एरी बेदाग है, मेरा एरी में कुछ लगा नहीं हुआ, यानी अपने आप को ये कहना कि हम कहीं कुछ कहीं गए नहीं थे। अर्थात इसका अर्थ होता है कि कहीं से भाग जाना। तो ये समझिए, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब होता है भाग जाना, तेजी से भाग जाना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब तेजी से भाग जाना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू स्केप, भाग जाना। तो क्वेश्चन 30 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन 31, टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है कार्य करते वक्त मर गया, अर्थात जब वो ड्यूटी पर था, कार्य पर था, उसी समय उसकी डेथ हो गई। नाउ ऑप्शन देखिए, प्रिवेंटेबल मर्डर सही नहीं है, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट ये भी सही नहीं है, डाई वाइल इन सर्विस ये सही है, क्योंकि यह क्या कर रहा है कि सर्विस में रहते हुए मर जाना। डाई है मतलब इसका क्या मतलब है, सर्विस में रहते हुए मर जाना। डाई इन हार्नेस का एडजेक्टिव यही मिलेगा, ऑन ड्यूटी डेथ हो जाना। तो इसीलिए क्वेश्चन 31 का आंसर सी होगा। नाउ 32, कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है पॉवर्टी या गरीबी को अपने घर से दूर रखना, यानी गरीबी को हटा के रखना, गरीबी से दूर रहना, गरीबी से बचना। अब ऑप्शन देखिए, टू अवॉइड द बैड पर्सन ये सही नहीं है, क्लीन द हाउस ये भी सही नहीं है, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी ये बिल्कुल सही है, गरीबी से दूर रखना, गरीबी को दूर रखना। और ऑप्शन डी टू विजिट द जू ये भी गलती है। तो 32 का आंसर सी। नाउ 33, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस होता है चुप्पी तोड़ना, यानी बातचीत शुरू करना। सब साइलेंट रहता है और कोई बातचीत शुरू करता है तो हम बोलते हैं ही ब्रेक्स द आइस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्लीन द स्नो ये नहीं होगा, स्टार्ट कर लेंगे ये भी नहीं होगा, टू कमेंस एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो होता है बातचीत शुरू करना, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 34, स्पीक इन रेस्पॉन्स, इसका मतलब होता है नेट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन नेट एंड क्लीन है, यही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है हार्ड वर्किंग जो सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है किचन इंप्लीमेंट ये भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है काम एंड क्वाइट ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ 35, टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी पूरी शक्ति से, पूरी जोर शोर से लड़ना। अब इसे ऑप्शन देखिए, टू फाइट यूजिंग मेटल ये सही नहीं है, टू फाइट हीरोइकली ये सही हो सकता है, टू फाइट कैवर्डली ये एकदम अपोजिट है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट मतलब हर संभव प्रयास करना, यहां लड़ने के सेंस में है, इसीलिए फाइट हीरोइकली सही आंसर होना चाहिए। 35 का आंसर बी होना चाहिए। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, फ्रेंड्स फ्रॉम 36 to 45 देयर इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द आपको चूज करना है। आइए देखते हैं
ए पर्सन हु हैज सो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, सॉरी, आइए देखते हैं क्वेश्चन 36। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, जो आदमी अपना कर्ज नहीं चुका सकता उसे क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं, दिवाला बोलते हैं, दिवाला हो गया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया ये सही। हालांकि पूर्व मतलब भी गरीब होता है, इसका मतलब भी गरीब होता है, गरीबी होता है, और इसका मतलब भी दरिद्रता होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग दरिद्रता का नहीं है, यहाँ मीनिंग किसका है? जो अपना कर्ज नहीं चुका पाया उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट उसको बताना है। हालांकि सब इससे संबंधित है, क्योंकि गरीब है तभी वो चुका नहीं पाता है, लेकिन मुझे वो नहीं देखना है, मुझे ये देखना है क्या पूछ रहा है। कर्ज जो नहीं चुका पाया उसे क्या बोलेंगे? तो इंसॉल्वेंट बोलेंगे। पूर्व मतलब भी गरीब होता है, pauper मतलब भी होता है गरीब होता है, अभाव होता है, और डिस्टिट्यूट होता है, दरिद्रता होता है, एक्सट्रीमली पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37। वर्ड अटर्ड इम्पैसिव अबाउट गॉड, भगवान के विषय में जो अपशब्द का प्रयोग करो या अपशब्द बोला जाए उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। इसका मतलब होता है ईश्वर निंदा, जो एग्जैक्ट आंसर होगा डी। चूंकि फिलॉसफी मतलब होता है किसी चीज के बारे में कोई थीसिस, तो ये सही नहीं है। अमोरल होता था अनैतिकता, ये भी सही नहीं है। लॉजिक होता था तर्कपूर्ण, ये भी सही नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। नाउ 38। ए नंबर ऑफ शिप्स, बहुत सारे शिप्स को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, अलग अलग चीज के समूह को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे स्टार के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी, अंगूर के ग्रुप गुच्छे को बोलते हैं बंच, आदमी के समूह को बोलते हैं ग्रुप, और सितारों के समूह को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। उसी तरह जहाज के समूह, जहां बहुत सारे जहाज रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्लीट। इसीलिए 38 का आंसर ए होगा। नाउ 39। वन हु कंपाइल डिक्शनरी, डिक्शनरी को जो बनाता हो, जो संग्रहण करता हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, लेक्सिको एक वर्ड होता है जो जिस वर्ड में लग जाए उस समझ लीजिए और डिक्शनरी से संबंधित है। तो लेक्सिकोग्राफर यानी डिक्शनरी को ग्राफ करने वाला, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी कंपाइल करने वाला। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी। नाउ 40। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब ऐसा पोस्ट जिसमें काम कम हो और पेमेंट ज्यादा हो, सैलरी ज्यादा हो, उसको बोलते हैं सिनेक्योर। याद रखिए, सिनेक्योर मतलब होता है आसान नौकरी और अधिक वेतन। ठीक है। नाउ 41। समथिंग दैट काउज डेथ, मतलब ऐसा जो मृत्यु उत्पन्न करता हो, मृत्यु ही देता हो, उसको बोलते हैं फैटल, घातक, मतलब मौत देने वाला। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। वैसे डेंजरस भी होता है, खतरनाक, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि हमेशा मौत ही देता हो। लेकिन फैटल उसी चीज को बोलेंगे जिसका अंत मौत हो, जो मौत में प्रवर्तित करता हो। इसीलिए फैटल इज द राइट आंसर। नाउ 42। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो सजावट बना के बहुत अच्छा से लिखता हो, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखने वाला, और जो सुंदर लिखता है उसको कैलीग्राफर, और कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखावट, राइट। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ 43। वन हु इट्स ह्यूमन फिलिस, फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं कि वह आदमी जो आदमी को खाता हो या आदमी का मांस खाता हो उसे बोलते हैं कैनिबियल। आदमी ही नहीं, जानवर भी अगर अपने प्रजाति के लोगों को खाता हो तो उसको हम कैनिबियल कह सकते हैं। तो कैनिबियल का अर्थ आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति या पशु या प्राणी जो अपने ही प्रजाति के मांस को खाता हो, दैट कैन बी सेड कैनिबियल। ठीक है, चाहे जानवर हो या आदमी हो। क्योंकि अगर आदमी को खाने वाले को हमसे बोलेंगे कैनिबियल, तो यहाँ तो मैन ईटर है, तो मैन ईटर भी हो सकता है, और मैन ईटर बाघ भी होता है, शेर भी होता है, इसीलिए मैन ईटर नहीं होगा। क्योंकि मैन ईटर मतलब क्या हो, जो आदमी को खाता हो। तो आदमी को जानवर भी खाता है, शेर भी खाता है, बाघ भी खाता है, तो क्या वो मैन ईटर वो भी हो जाएगा? लेकिन यहाँ कहना वो नहीं चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है कि जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो, जो आदमी के मांस को खाता हो, यानी कौन? आदमी। आदमी बारे बोलता है कि वह व्यक्ति जो आदमी का मांस खाता हो उसे हम कैनिबियल कहते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी प्रजाति, जानवर भी अपने ही प्रजाति को खाता हो तो उसे हम कैनिबियल कह सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 44।
एन एनिमल स्टोरी विथ मोरल, ऐसा स्टोरी जानवर का जिसमें कोई नैतिकता का शिक्षा देता हो, उससे हम बोलते हैं पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है कि ऐसा स्टोरी जिसमें कुछ लेसन हो, कुछ शिक्षा हो। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर डी। नाउ 45, ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, एक सामान के बारे में बोलते हैं जो आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल, जो आसानी से टूटा जाए। अगर इस वाक्य में फ्रेजाइल रहता तो कंफ्यूजन हो सकता था, फ्रेजाइल नहीं होने के कारण ऑप्शन ब्रिटल इज राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 to 50 इज फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आप लोगों को चाहिए कि वर्ड्स अच्छा हो और वर्ड्स के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है वो भी आप जाने, तो आपको आसानी होगी। आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द चेयरमैन एडवाइज्ड देम टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द टू कंपनी यूजिंग नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज द राइट आंसर। क्या कह रहा है कि चेयरमैन एडवाइस किया उन लोगों को कि एक ब्रिज बना हुआ, एक समझौता कीजिए दोनों के बीच में नेगोशिएशन और कंप्रोमाइज को प्रयोग करते हुए, तो इसीलिए नेगोशिएशन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इट इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स वन एन इफेक्टिव स्पीकर। कहने मतलब यह है कि यह भाषा का कमी नहीं है जो किसी व्यक्ति को अप्रभावी स्पीकर बनाता है, बल्कि यह डेप्थ ऑफ आइडिया है, बल्कि यह आइडिया की कमी है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए। इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज, यह लैंग्वेज में कमी नहीं है, लैंग्वेज का अभाव नहीं है जो स्पीकर को इफेक्टिव बनाता है, बल्कि यह अभाव है आइडियाज का। इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट। नाउ 48, criticism that tears down without suggesting areas of improvement is not and should be avoided if possible। कह रहा है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म जिसमें सजेशन नहीं हो इंप्रूवमेंट का, वह कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। सही बात है, और इसको बचना चाहिए अगर संभव हो तो। सेंटेंस को पूरा समझिए, अर्थ समझिए, उसके बाद समझिए कि कौन सा मीनिंग इसमें फुलफिल होगा। अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। क्रिटिसिज्म रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, मैंडेटरी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता है, पर्टिनेंट हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर्टिनेंट उपयुक्त है तो उसको पढ़ के देखिए। Criticism that tears down without suggesting areas of improvement is not pertinent। यह कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको यह देखना है कि पर्टिनेंट होगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा। क्रिटिसिज्म जब भी हम करते हैं, आलोचना भी करते हैं, तो दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इज बेटर ऑप्शन देन पर्टिनेंट। पर्टिनेंट तो क्या होता है? उपयुक्त। यहाँ उपयुक्त या अनुपयुक्त की बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है कि क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव है, मतलब सही है, अच्छा मतलब डेवलपमेंट की तरफ है, अच्छे की तरफ है, या डिस्ट्रक्टिव की तरफ है। इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, as the rate of life expectancy has increased due to tremendous progress in medical science, the overpopulation problem has। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी आ जाने के कारण, तो जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों की संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो इसलिए क्या होगा? और खराब करेगा। तो और खराब होने के लिए हम प्रयोग होता है, मीनिंग होता है उसका एग्रेवेटेड। इसीलिए द ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैज एग्रेवेटेड, ये और ज्यादा खराब किया है। तो सेंटेंस जब पढ़ के अर्थ आप निकालेंगे तब जाकर आपको सही ऑप्शन आपको सही बन जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? एज द रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज, जीवन प्रत्याशा बढ़ गया जो कि ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस। तो क्या हो गया? ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या हो गया? और एग्रीवेट हो गया, मतलब अधिक संख्या जो है तो और ज्यादा हो गया। इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ 50, द स्टोरी ऑफ द नोवेल द डिरेंज्ड, ये क्या है? स्टोरी का नोवेल का नाम है। इज वेरी फिलर है। इट शो हाउ ए मैन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकम्स ए मैन। कह रहा है कि ये बताता है किसके बारे में? और नोवेल के बारे में, कि कैसे एक आदमी जब दुनिया से कटा हुआ रहता है तो वह एक पागल तरफ हो जाता है, और नोवेल बताता है। तो क्या होगा इसका मतलब? द स्टोरी ऑफ द नोवेल क्या होगा? ये बहुत ही एब्जॉर्बिंग है, बहुत ही आकर्षक है, जो बताता है कि कैसे एक आदमी दुनिया से जब कटता है तो पागल जैसे हो जाता है। स्टोरी ऑफ द नोवेल, जो नोवेल का नाम है द डिरेंज्ड,
वो बताता है कि यह बहुत एब्जॉर्बिंग है, बहुत ही आकर्षक है। बिल्कुल क्या हुआ, आकर्षक, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, जो बताता है कि कैसे एक आदमी जब दुनिया से कट जाता है तो वह पागल बन जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एब्जॉर्बिंग इज द राइट आंसर। अब अदर तीसरी ऑप्शन है, उसका प्रयोग करके देखिए तो सेंटेंस सही नहीं बैठता है। तो अब यही देखना है कि सेंटेंस का सही मीनिंग कौन देता है, कौन सा वर्ड देता है, उसके आधार पर आपको चुनना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्जॉर्बिंग। फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चंस। आशा है आप लोग इसे समझे होंगे और आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नए पार्ट्स के साथ, फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।